माइंड न हर्ट, कोई भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए सर तैयार ही नहीं है कि प्रिंस मर गया है। आंसू जो होता है ना सर, आंसू सर मेरा सूख गया है सर। माता पिताजी स्वीकार कर पा रहे हैं? सर जब हम जेल से बाहर निकले तो मेरे दिमाग में पहला चीज यही आया कि हम किस मुंह से अपने माँ बाप को अपना चेहरा दिखाएंगे। मम्मी पापा का सर याद आता है तो सर एक ही सवाल मन में उठता है कि उसको क्या जवाब दें, क्या मुंह दिखाएं। जिस मम्मी पापा हम पे भरोसा करके भाई को मुंह तक दिखाने के लायक नहीं है सर। खान सर के ज्यादातर चाहने वालों का यह कहना है कि रोशन आनंद सर जेल इसलिए रह गए क्योंकि उनके ऊपर पहले से कुछ क्रिमिनल केसेस थे। उन्हें जमानत 24 घंटे मिल जाती, उनका जो बैकग्राउंड था उसकी वजह से वो लंबा रह गए। यहाँ पर प्रशासन का फिर से सर दोहरा चरित्र देखिए। जिस आंदोलन में हम गए हैं वो भी गए हैं, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं, हमारे ऊपर केस। अगर गोली कांड की बात नहीं आती तो फिर हमारी अरेस्टिंग नहीं होती सर। 13 तारीख को हमारे भाई की मृत्यु हुई। 15 को जब हमारे बेल पर सुनवाई हो रही थी, उन्होंने अपने वकील के जरिए पुरजोर विरोध किया। उनका कहना है कि हमारी वजह से ये निकल कर आए हैं बाहर सर, वरना इनके वकील जो थे वो इतने कमजोर थे कि शायद ये कुछ दिन और अंदर नहीं सर। खान सर ने अपने ऑफिसर से भी कहवा दिया था कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है, अकस्मात अपोज उस तरह से नहीं कीजिएगा, इसलिए बहुत कम ही अपोज किया गया। आपको जमानत इसलिए भी नहीं मिल रही थी क्योंकि आपके वकील के ऊपर किसी महिला से दुष्कर्म के आरोप लगे थे। आप खान सर को दोषी क्यों मानते हैं इस घटना के लिए? 2 जून को अगर वो मीडिया में आकर के ये स्टेटमेंट नहीं देते कि गोली चला है तो हमारा भाई पटना में ही रहता। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। नेपाल जो पुलिस है उसने अभी भी उनके 4-5 दोस्त जो थे उनको शायद हिरासत में रखा है। यहाँ दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ। किसी ने कहा आंख के ऊपर चोट का निशान था, दूसरा अधिक शराब पीने की वजह से जिक्र हो रहा था। सर मेरा भाई था, हमारे साथ रहता था, हमको पता है शराब नहीं पीता था सर। उनके 2 दोस्तों में एक दोस्त जिसका नाम शायद रोशन है, कुछ लोग उन पर भी शायद शक जता रहे थे। जब आप जेल से बाहर निकली तो रोशन आनंद सर को एहसास हुआ कि वो सनातनी है। हम सनातनी हिंदू हैं। मैं सनातनी हूँ, इस पर हमें प्राउड है। और मैंने सनातनी शब्द का प्रयोग धर्म और अधर्म को लेकर किया था। प्रिंस से आपने कहा था नेपाल जाने के लिए? नो सर, जिस रोज घटना हुआ है 2 जून। एक थ्योरी और आती है, विकास नाम का वो व्यक्ति जो गार्ड के कंधे पर हाथ रख के ले जाता है, जिसके बाद कई सारे लोग उसकी पिटाई करते हैं। वो आरोप ये लगता है कि आप उस विकास को बचाना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं कि पहली गोलियां आपकी तरफ चलाई गई थी, जिसका वीडियो नहीं आया। ये सर गलत है, प्रशासन उसके तरफ था। ये तो पुलिस ने कहा गोली नहीं चलाई गई। फायरिंग करता हुआ कोई अब तक नहीं दिखा है इसमें। तो फिर आप क्यों कहते हो कि पुलिस उनका साथ दे रही है? गोली तो सर चलाया गया। पहले आपने भी शायद कहा था गोली नहीं चलाई गई। हमारी तरफ से गोली नहीं चला है। फैजल खान ने अपने गार्ड को कहा गोली चलाओ, मर्डर हो जाए, जो हो जाए हम देख लेंगे। क्या वो इतने बेवकूफ होंगे कि मतलब वो हत्या जैसी चीज करवा के अपने आप को जीवन में फंसाना चाहेंगे? झूठा केस में हमको जेल में डलवा दिया ना। हम जेल में नहीं होते, हमारा भाई आज हमारे साथ होता। हमको डर है, वो हमको भी सर मरवा सकता है सर। आप डरते हैं खान सर से? जेल जाकर आत्ममंथन तो किया होगा ना कुछ आपने भी? कोई अपना नहीं है, सच में कोई अपना नहीं है सर। यही सच है सर। रणभूमि आपका है, लड़ना आपको पड़ेगा, कष्ट सर आपको सहना पड़ेगा। कहीं लगता है कि ये बहुत छोटा विवाद था, इतना बड़ा क्यों बन गया? इस बात का अफसोस है आपको? हमको अपने करियर को लेकर के इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। अगर हमें एहसास भी होता तो मैं इस लाइन में ही सर नहीं आता। हमने तो सब कुछ सर खो दिया है। अगर नेपाल वाली घटना में उनका नाम नहीं आता है और वो मानवीय आधार पर आपसे माफी मांगते हैं कि साथ मिलकर ठीक करते हैं सब कुछ, क्या आप तैयार होंगे? हमारा सब कुछ उजड़ ही गया सर, अब माफी का क्या कोई मतलब नहीं है सर। दुनिया जो भी माने, लेकिन हम इस घटना का दोषी फैजल खान, डॉक्टर रामाशंकर प्रसाद और सावित्री कंप्यूटर के मालिक को मानते हैं सर। बीते 15 दिनों में 2 बड़े कोचिंग सेंटर के बीच जिस तरह का विवाद हुआ, उसने बिहार समेत पूरे देश को परेशान करके रख दिया। इस घटना की बात की जाए तो 2 बड़े नामों में सालों पुराना विवाद रहा। 2 जून की हिंसा रही, जेल रहा, आरोप रहा। एक ऐसा परिवार रहा जहां पर एक भाई जेल में रहा और उसी दौरान अपने छोटे भाई को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसको सुनकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। आज का यह पॉडकास्ट किसी को दोषी या बेगुनाह साबित करने के लिए नहीं है। आज का पॉडकास्ट
एक इंसान के तौर पर दर्द को समझने के लिए, इस घटना को समझने के लिए आप हो सकता है किसी एक की तरफ खड़े हों, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस घटना को समझें और उस घटना के भीतर इंसानियत, मानवता के नजरिए से भी इस खबर को देखें। हमारे साथ हैं रोशन आनंद सर। रोशन जी, इस केस में आरोप प्रत्यारोप बहुत कुछ ऐसा है जिस पर बात करनी चाहिए, लेकिन जब आप जेल में थे तो आपके परिवार पर दो बड़े दुख आए। एक तरफ आप जेल में रहे, कई सारी बातें आपने जेल में बताई, दूसरी तरफ आपके भाई को लेकर एक खबर आई। सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि आपके परिवार में सब कैसे हैं, घर की स्थिति क्या है, आप इस वक्त बेहतर हैं? क्योंकि ये बहुत दुख का समय है और इस दुख के समय में इस देश में सभी लोगों की संवेदनाएं आपके परिवार के साथ है। सर, हमने तो अपना सब कुछ खो दिया, तो कैसे हम कह सकते हैं कि सर ठीक है? हमारा जो भी था, छोटा भाई था, वही सब कुछ था। पूरा जो भी लोग हमको जानते हैं, हमारे परिवार को जानते हैं, वो मेरे लिए सब कुछ था। अगर हमको ये पता रहता कि हमारे टीचिंग करियर का ये कीमत चुकाना पड़ेगा, तो हम इस करियर में कभी नहीं आते। हम तो पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुके हैं। जब हमें जेल भेजा गया था तो हमने बोला भी था कि ये साजिश है, हमें फंसाने की, हमें बर्बाद करने की। हम तो बर्बाद हो ही गए हैं। अब अगला साजिश रचा जाएगा, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर है, उसको बर्बाद करने का अगला साजिश रचा जाएगा। परिवार में बाकी सब कैसे हैं इस वक्त? पिताजी बीमार रहते हैं, माँ भी बीमार ही है। जब मेरे छोटे भाई का लाश आया तो पिताजी को आईसीयू तक में भर्ती किया गया था। मम्मी पापा का काफ़ी मतलब परिवार में छोटे बड़े से ज़्यादा लगाव छोटे के साथ होता है, तो कोई भी ठीक नहीं है। आप कैसे हैं इस वक्त मानसिक शारीरिक तौर पर? हम तो क्या ही बताएं, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम चीज़ों को तरीके से रख सके, लेकिन फिर भी हम अपनी बात जो है रखेंगे और हमारी बात को दबा दिया जाता है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि चीज़ों को रखे, सच सामने आए, लोगों के सामने आए। रोशन जी, ये दुनिया जो है ना बड़ी बेरहम है। बेरहम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, आपका परिवार गुजर रहा है, उसमें तमाम संवेदनाएं होने के बावजूद इस कुर्सी पर बैठकर शायद मुझे वो प्रश्न पूछने पड़े जो एक साधारण इंसान होकर शायद मैं अपने आप को भी कोसूं कि ये सकती क्यों, क्योंकि मेरी संवेदनाएं पूरी आपके साथ हैं। लेकिन जब बड़ी जिम्मेदारी होती है तो फिर बड़े सवाल गंभीरता से रखने चाहिए। और क्योंकि इस विषय पर पहली बार आप बोल रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दोनों पक्षों की बात रखते हुए आप सवाल पूछूं। तो शायद जो सवाल आप तक आते सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ मैं रख दे रहा हूं। जैसे एक प्रश्न जो शायद बहुत सारे लोग ये पूछेंगे आपसे कि इस वक्त आप यहां क्यों हैं? आपके परिवार में इतना बड़ा दुख चल रहा है, क्या आवश्यकता थी कि नोएडा में आकर आप ये इंटरव्यू करें? देखिए, निश्चित तौर पर अभी हमारी